पहला स्टेप तो इसका ये ना कि इस इदारे को एक साइंटिफिक बेसिस पे एक कंसीव किया गया था और उस इंटेंट के साथ किया गया था कि ये इदारा एक साइंटिफिक बैकस्टॉपिंग देगा फॉर द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडाप्टेशन इंटरवेंशंस। तो पहला तो काम हमारे यंगस्टर, हमारे व्यूअर्स को कोई एक मैसेज अपनी लाइफ लर्निंग, मैंने भी आपकी तरह एक गांव से क्लास 10 को पढ़ते हुए शुरू किया, आपने भी जो पहला मेरा इनिशिएटिव था ना, मैंने अपने डिपार्टमेंट से शुरू किया था। ठीक। और PFI में जब हम आखिरी साल में थे तो वहाँ पे USAID के थ्रू एक कंप्यूटर्स जो ना उस वक्त आए थे, काले कंप्यूटर होते थे। और वो आपके साथ शेयर करूं, जब हम 85 में भर्ती हुए थे ना, उस वक्त 3 पोजीशन कमी पर जी व्यूअर्स, गुलाम कादर शाह साहब के साथ अब बैठे हैं। बेसिकली आपने उनकी अर्ली लाइफ, उनकी एजुकेशन, उसकी सिंध फॉरेस्ट में सर्विस, और फिर वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट से रिटायर हो गए। और खुशकिस्मत भी है, कॉम्पिटेंट भी है कि रिटायरमेंट के तकरीबन अगले ही रोज़ या चंद दिनों में उसको चुना गया जो नई इस्टेब्लिश्ड है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी, उसके मेंबर कोऑर्डिनेशन की पोजीशन पे, और बाद में उसको उसकी चेयरमैन या चेयरपर्सन की इजाफी जिम्मेदारी भी दी गई है। तो सर बताएं ना, मैं जो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है, ज़ाहिर है आजकल तो हर तरफ क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा वो बनता है, और जो क्लाइमेट चेंज एक्ट है, ज़ाहिर अभी तो साल एक हो गया इस इदारे को, टाइम लगेगा इस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन कैसे आप इसकी मुश्किलात को जब आप देखते हैं, इस इशू को हल करने में, जब अपने आप TOR को देखते हैं, थोड़ा सा बताएं ना क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के मेजर जो फंक्शन आपके जहन में आते हैं बीइंग अ चेयरमैन ऑफ दिस अथॉरिटी। जी, इसमें जो है ना, ये 2017 में एक एक्ट बना था जिसके तहत ये एस्टेब्लिश हुई थी जी। और फिर इस पे ज़ाहिर उस वक्त एक्ट तो पास हो गया था, लेकिन एस्टेब्लिश ये जाके 2000 लेट हुई है, 2024 के अंदर फिर इसको जो है ना एस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्लाइमेट चेंज का एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है कि जी क्लाइमेट चेंज पे ज़रा फोकस्ड एक टेक्निकल इदारा हो, जो हमें एक्ट्स की लैंग्वेज से या जो उससे पता चलता है कि ये एक टेक्निकल इदारा है जो फोकस ऑन क्लाइमेट इश्यूज़। और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इसका ये है कि जी इसमें ना सिर्फ फेडरेशन से लोग अपॉइंटेड मेंबर हैं, बल्कि हर सूबे से भी एक मेंबर है इसमें ना। तो चूँकि जो भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंटरवेंशन होंगे या अडेप्टेशन या मिटिगेशन के इंटरवेंशन, वो कहीं ना कहीं किसी सूबे में होंगे। तो अब आपके साथ सूबों से नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं? जी, सूबों के जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स के या क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट्स जहाँ पे हैं सूबों के अंदर, तो उनके जो सेक्रेटरीज हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी। और आपके साथ अपने यहाँ पे 3-4 मेंबर हैं? इधर जो है ना एक चेयरपर्सन है, और मेंबर मिटिगेशन है, मेंबर एडाप्टेशन है, मेंबर फाइनेंस है, और मेंबर कोऑर्डिनेशन है। अच्छा। फिर उसके साथ नीचे जो सेक्रेटरीट है, जो टेक्निकल इसमें स्टाफ है। अच्छा। और ये अथॉरिटी बेसिकली ऑटोनोमस एक एंटिटी बनी है। एक अथॉरिटी ने एक क्लाइमेट चेंज फंड है जो इस अथॉरिटी ने आगे एस्टेब्लिश करके और चलाना है। और उस फंड का मकसद है कि जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन इंटरवेंशंस हैं सूबों के अंदर या जहाँ पे भी, तो वो उनके लिए वो जो रिसोर्स मोबिलाइज करेंगे और उन इंटरवेंशन को फंड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा, चूंकि मैंने पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को देखा था और क्लाइमेट चेंज एक्ट को भी मैंने बड़े गौर से देखा है, ऑलमोस्ट बड़ी उसी लाइन पे बनाया गया। उसमें भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड था जी, जिसका बाद में काफी अरसे तक उसकी सोर्सेज का पता नहीं चलता था कि जी आएंगे पैसे कहाँ से। बाद में तो मैं जब DGP KP राम ने वहाँ पे जो जुर्माने और जो फीस है वो उसमें डाल दिए, कोई सोर्स बन गया जो कि भी ठीक ठाक अमाउंट है। इस फंड का आप सोर्स कहाँ से देख रहे हैं? इस फंड का जो सोर्स है ना, जो इनिशियल सोर्स है जो एक्ट के अंदर भी प्रोवाइड है, तो कि सीड मनी इसकी जो है ना वो तो जाहिर वो सरकार ने, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है। दूसरी इसमें जो है जो एक कार्बन ट्रेडिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि उसमें जो गाइडलाइंस बनी है उसके अंदर जो 6% जो क्रेडिट्स होंगे
उसकी जो वैल्यू होगी वो भी इस फंड को कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस 1% जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उस वो भी इस फंड को कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और भी डोनर रिलेटेड आप फाइनेंसेस जनरेट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी विंडो है हमारे पाकिस्तान के, प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज कर सकते हैं कहीं CSR या उनकी जो अदरवाइज जो भी फंडिंग है उसको भी आप टैप कर सकते हैं। इसी तरह से अभी जो पिछले फाइनेंस बिल में भी गवर्नमेंट ने जो है ना एक लेवी लगाई है, वो लगाई तो मतलब कार्बन के मद में ही लगाई है 2.5%। तो अगर वो इस तरह की लेवी से वट एवर जो भी रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, अगर वो इस गवर्नमेंट थ्रू ग्रांट इस फंड को कंट्रीब्यूट करेगी तो ये फंड जाहिर है कार्बन क्रेडिट के जो प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में या प्रोविंसेस वगैरह करेंगे इदारे, उसमें आपके क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का क्या रोल है? उसमें अथॉरिटी का एज सच मतलब कोई मतलब हम टेक्निकल तो अगर कोई कहीं किसी जगह पे कोई सपोर्ट ज़रूरत है मिटिगेशन या अडेप्टेशन या फाइनेंस के हवाले से वो हम उनको दे सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनका एक अपना स्ट्रक्चर है कि आप किस मार्केट में जा रहे हैं, वॉलंटरी मार्केट में जा रहे हैं या कंप्लायंस मार्केट में जा रहे हैं, तो एक सर्टेन रूल्स प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कौन इम्प्लीमेंट करे? मिनिस्ट्री कर रही है? नहीं, वो मिनिस्ट्री नहीं करती है। मिनिस्ट्री का रोल ये अभी फॉर द टाइम बिंग इस वक्त तो मिनिस्ट्री, क्योंकि मैंने सवाल इसलिए पूछा, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में 40 साल से रहा हूँ, लोग अक्सर पूछते हैं कि जी इंडस्ट्री करने चाहती है कि जी हम कार्बन क्रेडिट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या प्रोसीजर है, तो मैंने इसलिए उसमें हाँ जी प्रोजेक्ट, उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड कोई ऐसा भी प्रोपोनेंट है, चाहे वो बनाते हैं इंडस्ट्री में बनाए या फॉरेस्ट्री में बनाए या किसी और सेक्टर में भी बनाए, तो मिनिस्ट्री को उन्होंने एक जो है ना रिक्वेस्ट करनी होती है LOI के लिए, लेटर ऑफ इंटेंट वो मिनिस्ट्री देती है कि जी डिपेंडिंग ऑन के जी पोटेंशियल कितना है उस प्रोजेक्ट में, वो फिर मिनिस्ट्री उनको एक LOI देती है। फिर उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड है कि उसके अंदर उन्होंने वो प्रोजेक्ट डिजाइन करके वो रजिस्टर करवाना है किसी रजिस्ट्री के अंदर, जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रीज मौजूद हैं वॉलंटरी मार्केट की या जो कंप्लायंस मार्केट की। और फिर जब उसके अंदर क्रेडिट जनरेट होंगे तो वो उसमें एक रिसोर्स शेयरिंग मैकेनिज्म है जिसके सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है ना, ये अब थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अभी इस वक्त तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट यही है। अच्छा हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है मिनिस्ट्री UNFCCC की फोकल पॉइंट मिनिस्ट्री है इस वक्त ना, तो इस वक्त क्योंकि फंक्शंस उनके पास हैं तो जाहिर है उन्हीं को। अच्छा चलिए वापस आते हैं ना क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी की तरफ। आप इसमें कोई रेगुलेटरी फंक्शन भी ओवरसी करते हैं? मतलब डायरेक्ट रेगुलेशन तो क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर इस तरह नहीं है कि जी कोई आप इन्फोर्समेंट जाके करें। मैं देख रहा था ना इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो ट्रिब्यूनल है उसका जिक्र है, और मैं काफी हैरान था कि अगर इसमें रेगुलेटरी फंक्शन नहीं है तो फिर हाँ ट्रिब्यूनल का क्या रोल? रेगुलेशन देखें उसके लिए ऑलरेडी इदारे मौजूद हैं, जो कि EPAs मौजूद हैं या पीपा मौजूद है, वो तो क्लियर है, ठीक है ना, वहाँ पे तो वो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। तो अगर लेट्स से किसी हवाले से कोई रेगुलेशन की ज़रूरत है तो हमारा काम है कि हम अथॉरिटी उन कंसर्न इदारों को कहेगी ताकि वो इन्फोर्समेंट करें, रादर देन हम हर चीज़ की जो है ना वो चीज़ें इन्फोर्समेंट करना शुरू कर दें। आप कैसे अब इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे फोरकास्ट करते हैं कि इदारा कहाँ कहाँ पे रोल प्ले कर सकता है मिटिगेशन में या अडेप्टेशन में, या आपकी प्रायोरिटीज? अब साल तो हो गया, कुछ ना कुछ ज़रा टाइम तो लगेगा, लेकिन कुछ प्रायोरिटीज आपने कहाँ पे सेट किए बीइंग हेड ऑफ दिस अथॉरिटी? देखिए जी, ये जो है ना इदारा अभी पहले तो ये काम होना चाहिए, फिर अभी तो पहला स्टेप तो इसका ये ना कि इस इदारे को एक साइंटिफिक बेसिस पे एक कंसीव किया गया था और उस इंटेंट के साथ किया गया था कि ये इदारा एक साइंटिफिक बैकस्टॉपिंग देगा फॉर द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन इंटरवेंशंस। तो पहला तो काम ये है कि इस इदारे की जो है ना जो कंपोजिशन कंप्लीट हो, स्ट्रक्चर इसके अंदर स्टाफ वगैरह आ जाए, वो सारा है, क्योंकि लोगों के साथ ही काम है, टेक्निकल पर्टिकुलरली स्टाफ आ जाए, रूल्स एंड प्रोसीजर्स इसके सारे डिफाइन हो जाएं। तो अभी हम उस पर काफ़ी हमने प्रोग्रेस कर ली है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी बना लिए हैं और फंड के लिए भी हमने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है कि जी हमें जो सीड मनी इसमें दी जाए। फंड के रूल्स वगैरह भी बन गए, कुछ हम सूबों के साथ मिलके कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो भी हमने सक्सेसफुली
फ्लोट किए हैं, बल्कि सक्सेसफुल हो भी गए, कुछ और प्रपोजल पे काम भी हो रहा है। तो मल्टीपल फ्रंट्स पे काम हो रहा है। लेकिन पहला इसमें जो है ना, आई थिंक जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ ये है कि इसकी जो बुनियाद है ना, स्ट्रक्चर है, वो मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आपकी बिल्डिंग आगे अच्छी खड़ी हो जाएगी। एक लंबी करियर आपकी, फॉरेस्ट, WWF, IUCN, IGF फॉरेस्ट, और अब चेयरमैन अथॉरिटी का। एंड यू लुक बैक ओवर द ऑल करियर, कौन सी दो चार चीजें लगती है कहते ये मैंने किया? मतलब कुछ ना कुछ इंसान सोचता है अपने करियर पे कि यार ये मेरी जो है ना। सर जो पहला मेरा इनिशिएटिव था ना, मैंने अपने डिपार्टमेंट से शुरू किया था। ठीक। और PFI में जब हम आखिरी साल में थे तो वहाँ पे USAID के थ्रू एक कंप्यूटर्स जो ना उस वक्त आए थे, काले कंप्यूटर होते थे। और वो आपके साथ शेयर करूं, जब M85 में भर्ती हुए थे ना, उस वक्त 3 पोजीशनें पब्लिक सर्विस कमीशन ने फेडरल ने की थी कंप्यूटर। तो उस वक्त ये मशीन कंप्यूटर नहीं था, वो बंदा कंप्यूटर होता था। अच्छा। तो सर तो वहां पे जो है ना आखिरी साल में होते थे, तो मेरा एक कॉलीग मरहूम जो है ना गोहर रहमान, वो और हमें बड़े हमें शौक था कंप्यूटर सीखने का ना। तो हम जो है ना, जो छुट्टी का जो थोड़ा बीच में लंच का टाइम होता था, कोशिश करते थे कि उधर जाके बैठे और उधर सीखे कंप्यूटर से। और उस कंप्यूटर वक्त के लिए AC भी लगा होता था। सर उस वक्त जो कंप्यूटर में ये था कि जो है एक कमरा था और उसके अंदर पहले हम जाके जूते उतारते थे। तो वो कहते थे भाई अंदर क्यों जूते उतार के अंदर आए? वो कहते हैं कि जी इसमें वायरस आ जाएगा, तो आपने जूते बाहर रखने। फिर हमें कोई आधा घंटे से ज्यादा किसी को वो बैठने नहीं देते थे। तो लेकिन हमें चूंकि शौक था, तो वहां से कुछ बेसिक्स जो है ना, वेरी बेसिक्स जो है ना हमने सीखी। तो उसके बाद फिर जब सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं गया, तो वहाँ पे एक हमारे चीफ कंजर्वेटर रिटायर हुए, तो उनके पास एक जो है ना कोई वो कंप्यूटर था जो है ना USAID का, वो अब मतलब नॉन फंक्शनल था वो। फिर उन्होंने कहा कि जी रिटायर हुआ, किसको देना है? तो मैं DFO प्लानिंग था, तो उन्होंने कहा जी इनको हैंड ओवर कर दें। ठीक है। फिर वहाँ पे मेरा चीफ कंजर्वेटर था शम्सुल हक मेमन साहब, उनको मैंने रिक्वेस्ट, मैंने कहा सर ये आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, इसको बनवाते हैं। तो वो इनिशिएटिव उन्होंने कहा जी ठीक है। आप वहाँ पे एशियन बैंक का उस वक्त प्रोग्राम चल रहा था, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, वो उन्होंने बना दिया। फिर उनका जो एक मिशन आया था एशियन बैंक का, जब उन्होंने देखा तो उस हमारे जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने उन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना ये कंप्यूटर लैब हम बनाते हैं। तो वहीं फिर वो कंप्यूटर लैब जो है एस्टेब्लिश। तो उस वक्त जो है अर्ली, मतलब ये अब मैं आपको बता रहा हूँ अर्ली, मतलब जो है ना ये 95 की बात बता रहा हूँ। तो वो इनिशिएटिव था। उस वक्त तो लोगों को पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या, डरते थे हाथ लगा के। एक तो ये हो गया, कोई और भी हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा फिर जो है यहाँ पे जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जो पहला मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया पाकिस्तान में, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही थी, लेकिन वो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि जिसने इनिशिएट किया, पर्टिकुलरली पाकिस्तान। कोऑर्डिनेशन चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्डिंग, तो पाकिस्तान नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने उनके साथ मिलके हमने ये पूरा एक कंसीव किया, उनको शुरू से ऑन बोर्ड रखा। तो काफ़ी प्रोसेस उसमें लगा। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया उसके अंदर फिर मैं ज़ियारत के अंदर भी मैंने थोड़ा काम किया है। अच्छा। तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ पे देखा, चलगोजा फॉरेस्ट। तो उसको जो है ना पाकिस्तान में जो पहला मैप बना था मैन एंड ज़ियारत तो बलूचिस्तान में, वहाँ पे कैसे गए? IUCN के साथ? वहाँ पे IUCN का एक प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना वो उधर चले जाएं। तो वहाँ पे फिर मैंने वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोग्राम है यूनेस्को का, तो वो ज़ियारत का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का जो सेकंड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, वो भी मैंने इनिशिएट किया कि जी वो उसमें, बल्कि इवन जो फर्स्ट असेसमेंट थी उसकी, जो ज़ियारत की वाइल्ड लाइफ की, वो भी मैंने वहाँ पे खुद ऑर्गेनाइज करवाई।
यहाँ पे जब रेड प्लस बना तो रेड प्लस के अंदर जो फॉरेस्ट रेफरेंस है, में पाकिस्तान के पास कोई डेटा नहीं था फॉरेस्ट का, तो इस वक्त दी मोस्ट ऑथेंटिकेटेड डेटा अगर फॉरेस्ट्री सेक्टर या फॉरेस्ट से अगर कोई है तो वो रेड प्लस का जनरेटेड है। और फॉरेस्ट्री सेक्टर मास्टर प्लान जो पहला बना था उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन है पूरे पाकिस्तान में। मैंने उसमें सर हमारे यंगस्टर, हमारे व्यूअर्स को कोई एक मैसेज अपनी लाइफ लर्निंग, आपने, मैंने भी आपकी तरह एक गांव से क्लास 10 को पढ़ते हुए शुरू किया, आपने भी तो एक क्या मैसेज देंगे यंगस्टर को? कि मेरा मैसेज यही है कि मतलब आप जो भी काम करें डेडिकेशन के साथ करें, दिलजोई के साथ करें। जब तक आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और कंप्लीटली उसको प्रोफेशन को ऑन नहीं करेंगे, तब तक आप ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकेंगे। पर्टिकुलरली जो यंगस्टर्स हैं मेरी, उनके साथ, उनके लिए एक ये भी है कि कोशिश करें कि जो अपने क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको जितना वो बेहतर पॉलिश कर सकते हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट कि जी हम यहाँ से पढ़े हुए थे, लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया में मैं गया था तो वो वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हुआ कि मेरे अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं जो कि वहाँ पे मैंने वो ग्रूम की। पर्टिकुलरली क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, किसी चीज़ को किस तरह से एनालाइज करना है, तो वो आई थिंक के वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन, और जो भी काम करें, जिसमें भी काम करें, वो अपनी दिलचस्पी के साथ, फुल प्रोफेशनलिज्म के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें, मेहनत के साथ करें। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़ी बिजी शेड्यूल है आपके, व्यूअर्स खुलासा आपको बता दिया शाह साहब ने कि जो भी करें, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग, सोचें अपने सब्जेक्ट पे और अपने काम पे, और डेडिकेशन। कुछ भी करो, हर जगह पे अपॉर्चुनिटी है, हर जगह पे मौके हैं, लेकिन इफ़ यू आर डेडिकेटेड और डेडिकेशन नहीं है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस।